हेलो बच्चों, नमस्ते। हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं बेटा, यानी कि हमारा बायोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। बायोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है और अब हमारा चैप्टर 5 जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। चैप्टर 5 का नाम क्या है? दैनिक जीवन में रसायन। ये वाला चैप्टर अब आज चलने वाला है। इस चैप्टर में आप अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करोगे। ये वाला जो चैप्टर है आपको 4 नंबर का आता है और केमिस्ट्री का ये आपकी 10th क्लास का पहला चैप्टर है। तो बेटा आपके बायोलॉजी के 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं, उनमें से पहला चैप्टर कौन सा है? दैनिक जीवन में रसायन, चैप्टर नंबर 5। कितने मार्क्स का है? 4 नंबर का चैप्टर आपको ये आता है। 4 नंबर के क्वेश्चन आपको आएंगे बेटा एग्जाम में इसमें से। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि दैनिक जीवन में जो रसायन होते हैं वो हमारे क्या क्या काम आ सकते हैं। तो दैनिक जीवन में जो रसायन हमारे काम में आते हैं और उनको बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं और उनका बहुत ज़्यादा हम उपयोग करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में यहाँ इस पाठ के अंदर हम अध्ययन करने वाले हैं। जैसे मुख्य रूप से हमारे काम आने वाले जो पदार्थ हैं वो होते हैं अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं और कौन कौन से अम्ल, क्षार और लवण हैं जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो देखो, अम्ल सामान्यतया छोटी कक्षाओं से आप पढ़ते आ रहे हो अम्ल कैसे होते हैं। चलो मैं बात करता हूँ किसके बारे में? अम्ल के बारे में। अम्ल कैसे होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होंगे बेटा? खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होंगे? खट्टे होते हैं। उनको क्या बोलोगे आप? उनके क्या बोलोगे? अम्ल। तथा लिटमस पत्र के प्रति इनका क्या व्यवहार होता है? नीले। लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे बेटा? अम्ल कहलाते हैं। ठीक है ना। अब आप सोचिए कि आप दैनिक जीवन में यानी कि सुबह से लेकर शाम तक कितनी खट्टी चीज़ें आपने खाई हैं और जितनी भी खट्टी चीज़ें आप खाते हो उन सब के अंदर क्या होता है? अम्ल होता है। आप नींबू खाते हो, संतरा खाते हो, मौसमी खाते हो, कच्चा आम खाते हो, दही खाते हो, छाछ खाते हो, सब खट्टे अते कनाए। और इन सभी खट्टे पदार्थों के अंदर कौन मौजूद होंगे? अम्ल मौजूद होते हैं। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम कि अम्ल क्या क्या होते हैं। देखो देखो अम्ल जैसे सिर का नाम सुना है? सिरके के अंदर, जिसको अचार के अंदर आप डाल दो, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसीटिक अम्ल होता है। और बेटा एसीटिक अम्ल को सूत्र का है CH3COOH। ठीक है ना। नींबू में बताओ, नींबू के अंदर कौन सा अम्ल होता है? अरे नींबू के अंदर कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा होता है, लिख नहीं रहा हूं मैं। आप लोग टमाटर खाते हो, टमाटर में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। इमली भी खाते हो, इमली में कौन सा होता है? टार्टरिक अम्ल। इमली के अंदर कौन सा होता है? टार्टरिक अम्ल।
संतरा भी खाते हैं हम। संतरा में कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। संतरा के अंदर कौन सा अम्ल होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है ना। आप लोग दूध भी पीते हो और छाछ भी खाते हो और दही भी खाते हो, इन सब के अंदर कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल है। और देखो, लाल चींटी जो होती है, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल भैया? फॉर्मिक अम्ल। और आप लोगों के पेट में, तुम्हारे पेट में जाते कहेंगे तुम जठर रस, जठर रस यानी कि आमाशय में कौन सा अम्ल होता है बताओ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझ में आ रही है बात? इतने सारे अम्लों का आप लोग यूज़ करने वाले होते हो। और देखो, और मैं कुछ अम्लों के बारे में लिख रहा हूँ, कुछ सूत्र लिख रहा हूँ जो मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखने हैं। देखो, H2SO4, इसको क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। आपको बहुत ही जरूरी ध्यान रखने हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 को। HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपको रासायनिक अभिक्रिया करवानी है, उनमें काम आएंगे। HNO3, नाइट्रिक अम्ल। इसको आप गंधक का तेजाब भी बोलते हो, इसको आप नमक का तेजाब भी बोलते हो, इसको आप सोरे का तेजाब भी बोलते हो। ठीक है ना। H2CO3, कार्बोनिक अम्ल। इसको क्या बोलोगे? कार्बोनिक अम्ल। तो वैसा भी ये हो गए अम्ल। अब देखो, बात करें कौन की? हम क्षार की। क्षार क्या होते हैं बताओ? क्षार क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होंगे? कड़वे, करेला, करवे होते हैं, तथा लाल लिटमस पत्र कैसो कर देंगे? पत्र को नीला कर देते हैं। और छूने पर कैसे लगते हैं? साबुन जैसे चिकने। छूने पर जैसे कैसे लगते हैं? साबुन जैसे चिकने होते हैं। उनको क्या बोलोगे? क्षार कहते हैं। उनको क्या कहते हैं हम? क्षार कहते हैं। जैसे देखो, इनके उदाहरण देख सकते हैं हम। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलेंगे इसको बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। या तो कास्टिक सोडा भी कहते हैं हम। इसका दूसरा नाम क्या है? कास्टिक सोडा। और क्या हो सकता है? CaOH का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलोगे आप? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोल सकते हैं आप? बुझा हुआ चूना। दूसरा नाम है इसका, पारंपरिक नाम, बुझा हुआ चूना। KOH, इसको बोलेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सेवन के पीछे हाइड्रोक्साइड आरो ना आरो?
NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस, ठीक है ना, और CuOH का होल ट्वाइस, ZnOH का होल ट्वाइस एटसेट्रा। ये सब के सब उदाहरण कौन के हैगे? क्षार के हैगे। समझ में आ रही है बात भाई साहब? अम्ल और क्षार दोनों के उदाहरण और दोनों की परिभाषा आपके सामने मैंने यहाँ पर नोट कर दी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसके उदाहरण, इनके उदाहरण और इनके नाम व सूत्र हमको ध्यान में रहने चाहिए, क्योंकि हमको इसी चैप्टर में, इससे अगले वाले चैप्टर में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं निकली हैं, और उन रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए जो अभिकर्मक हैं, जो रासायनिक पदार्थ हैं, उनमें ज़्यादातर में आपको यही काम में आने वाले हैं। इसलिए आपको जितने भी सूत्र यहाँ पर दिख रहे हैं, सभी सूत्रों को कंठस्थ कर लेना है। सूत्र आपको कंठस्थ कर लेने हैं। समझ में आ गई बात? तो फटाफट से नोट करो बेटा इनको सबको, अम्ल और क्षारों को नोट करने के बाद फिर अब बात करते हैं हम किसके बारे में? लवण के बारे में। अब देखो, लवण के बारे में बात कर लें, और चाहे लवण से पहले हम एक छोटी सी बात और कर लें। तो देखो, अम्ल और क्षार आपने पढ़ लिए। अम्ल और क्षार जो आपने पढ़े उनमें अम्ल और क्षारों को दो दो भागों में बांटते हैं। अम्ल को दो भागों में बांट सकते हैं, क्षार को दो भागों में बांट सकते हैं। अम्ल के दो भाग कौन से हैं? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। क्षार के दो भाग कौन से हैं? प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो प्रबल अम्ल कहते कहेंगे, दुर्बल अम्ल कहते कहेंगे, और बेटा इनके अलग अलग उदाहरण, इन दोनों के अलग अलग उदाहरण याद होने चाहिए, और इनकी परिभाषा हमारे ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है ना। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या हो सकते हैं, और इनकी क्या क्या परिभाषाएं हैं, और क्या क्या इनके उदाहरण हैं, ये सारी चीज़ें आपके ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलो पहले मैं नोट कर देता हूँ लवण, कि लवण क्या होते हैं। देखो, लवण का निर्माण किससे होता है? जब अम्ल और क्षार की निश्चित मात्राओं को आपस में मिलाया जाता है। जब अम्ल और क्षार की निश्चित मात्राओं को आपस में मिलाया जाता है तो ये दोनों एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर लवण तथा जल बनाते हैं। तो अम्ल क्षार की क्रिया से क्या बन गए? आपको लवण मिल गए। मिले कि ना मिले लवण? ठीक है ना। लवण और जल बनाते हैं। अब देखो लवणों के अगर उदाहरण देखें तो क्या क्या हो सकते हैं आपके पास, जैसे NaCl ये लवण है, CaCO3 ये भी लवण है, जिंक कार्बोनेट ये भी एक लवण है, ठीक है ना। CH3COOH Na ये भी एक लवण है। ये एग्जाम्पल हो गए लवण के। अब देखो लवण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। लवण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से लवण है सकते? देखो सबसे पहले बात करूं मैं उदासीन लवण।
किसकी बात करें? उदासीन लवण की। जब चाहे सीधे से लगो, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की निश्चित मात्रा में अभिक्रिया, निश्चित मात्रा में अभिक्रिया कराने से प्राप्त पदार्थ उदासीन लवण कहलाता है। उदासीन लवण कहलाता है। उदासीन लवण का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? तो उदासीन लवण देखे हमने, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की निश्चित मात्रा में दोनों की मात्रा कैसे ले लेंगे? निश्चित। और निश्चित मात्रा लेके हम दोनों की क्या करा देंगे? अभिक्रिया करा देंगे। और अभिक्रिया करा देंगे तो हमको यहाँ पर जो लवण प्राप्त होगा वो कैसा होगा बेटा? प्रबल लवण। अब देखो, ये प्रबल क्षार ले लियो मैंने, सॉरी प्रबल अम्ल, और ये प्रबल क्षार ले लियो, दोनों की अभिक्रिया करा दी प्लस H2, ये आ गया आपके लिए उदासीन लवण। ठीक है, उदासीन लवण प्राप्त है को, ऐसे हमको उदासीन लवण प्राप्त करने हैं। अब देखो दूसरा, यहाँ पर उदासीन लवण लिखना था, उदासीन लवण। अब देखो प्राप्त करते हैं हम अम्लीय लवण। एक लवण कौन से सके? अम्लीय। अम्लीय लवण कैसे प्राप्त करेंगे? प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। अम्लीय लवण के उदाहरण दो। देखो प्रबल अम्ल लियो, H2SO4 प्रबल अम्ल ले लियो, दुर्बल क्षार लियो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लियो, ठीक है ना। दोनों की अभिक्रिया करवाओ, CaSO4 प्लस H2O। अब यहाँ पर ये जो होगा इसको क्या बोलेंगे आप? अम्लीय लवण। अब आप प्राप्त करो क्षारीय लवण। तीन प्रकार के बताए ना, तीसरा होगा क्षारीय लवण। प्रबल क्षार व दुर्बल अम्ल, क्षार तो प्रबल होगा और अम्ल कैसा जाएगा? दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त लवण को क्षारीय लवण कहते हैं। क्या कहेंगे? क्षारीय लवण। प्रबल क्षार लियो NaOH, दुर्बल अम्ल लियो CH3COOH, ठीक है ना। दोनों की अभिक्रिया कराओ, CH3COONA प्लस H2, ये है तुम्हारे पास क्षारीय लवण। तो देखो बच्चों, आपने देखा इसमें कि जो लवण होते हैं वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। और लवण हमको कैसे कैसे प्राप्त होते हैं ये आपको पता लग ही गया। तीनों प्रकार के लवणों के उदाहरण आपके सामने आ गए। तीनों प्रकार के लवण किस तरह से हमने प्राप्त किए, उनकी रासायनिक अभिक्रिया आपके सामने आ गई। और तीनों प्रकार के लवणों के नाम और उनकी परिभाषाएं आपके सामने यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है ना। तो ये लवण के बारे में कंप्लीट आपसे बातचीत हो चुकी है। अब इसके आगे देखते हैं, आप इनको नोट करो फटाफट से।
और देखो लवण के बारे में यार थोड़ी सी बात और बता देता हूँ। अगर तुमसे पूछे कि लवण के कोई 2 गुण लिखो, अगर आपसे पूछा जाए कि लवणों के कोई 2 गुण लिखो, तो देखो लवण का पहला गुण, लवण का गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। पहला गुण तो ये हो गया। और दूसरा गुण क्या हो गया, ये क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। लवण जो है किसके रूप में पाए जाएंगे, क्रिस्टल के रूप में। ठीक है ना, आप लवणों के इस तरह से 2 गुण याद रख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं हम क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल क्या होता है, तो देखो परिभाषा लिख रहा हूँ मैं। लवण के एक सूत्र इकाई, लवण के एक सूत्र इकाई आयतन में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को, जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्रिस्टलन जल के जैसे उदाहरण ले बेटा, जैसे Na2CO3 10H2, इसको बोलते हैं हम सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे इसको हम, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना। अब यह सोडियम कार्बोनेट में 10 अणु क्रिस्टलन जल हैं। इसमें लिख रहा हूं मैं 10 अणु क्रिस्टलन जल हैं। कितने अणु बेटा, 10 अणु। अब अगर मैं अगला उदाहरण लूँ, CaSO4 2H2, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट और या तो बायसे के हम सामान्य तौर पे जिप्सम। काय को सूत्र है, जिप्सम को। या में 2 अणु क्रिस्टलन जल के, 2 अणु है ना। अब अगर मैं देखूं बेटा यहाँ पे CaSO4 1/2H2O, या तो कहेंगे बेटा हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके अंदर आधा अणु क्रिस्टलन जल है। कितना है, आधा अणु। अगर यहाँ पर देखूँ मैं CuSO4 5H2O, या तो कहें हम नीला थोथा, ये क्या है, नीला थोथा। इसके अंदर कितने अणु हैं, 5 अणु क्रिस्टलन जल के हैं। ठीक है ना। और एक और है, एक और बात करते हैं हम क्रिस्टलन जल की। देखो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ये काय को सूत्र है। ये सूत्र बेटा फिटकरी को, काय को सूत्र है, फिटकरी को। और इसमें 24 अणु क्रिस्टलन जल के उपस्थित हैं। तो देखो मैंने आपके सामने यहाँ पर 4-5 एग्जाम्पल्स लिख दिए क्रिस्टलन जल के। तो ये एग्जाम्पल्स बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और एग्जाम्पल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं कि क्रिस्टलन अणु या क्रिस्टलन जल के अणु के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो आपको ये उदाहरण ध्यान रखने हैं। और आपको यहाँ पर जो भी ये कंपाउंड दिए गए, जो भी पदार्थों के उदाहरण मैंने लिखे हैं,
ये सब के सब पदार्थ आपको इसी चैप्टर में आगे पढ़ने हैं। तो हमको ये जो सूत्र यहाँ पर दिए गए हैं ये निश्चित रूप से याद रहने चाहिए। निश्चित रूप से हमको पता होना चाहिए कि ये सूत्र कौन से पदार्थ का होता है। समझ में आ रही बात? तो क्रिस्टलन जल का मतलब क्या हो गया कि कोई भी लवण ले लिया आपने, देखो ये सब लवण ही तो थे, ये भी लवण है, ये भी लवण है, ये भी लवण है, ये भी लवण है और ये भी लवण है। इस लवण के साथ कुछ जल के अणु उपस्थित हैं, आते कि ना है? लवण का जो सूत्र इकाई है, इकाई सूत्र जो है उस इकाई सूत्र में जल के अणुओं का कुछ आयतन उपस्थित है। तो ये जल के जो अणु उपस्थित हैं, इन जल के अणुते ही हम कह रहे हैं क्रिस्टलन जल। जो जल के अणु उपस्थित है ना संग में, इनते ही कह रहे हैं हम क्रिस्टलन जल। अगर जल के अणु नहीं होते तो यहाँ में क्रिस्टलन जल नहीं होता। फिटकरी को आपने देखा होगा, फिटकरी को आप सूखाई घिसने लग जाते हो तो वो घिस जाती है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी 24 पानी के अणु उपस्थित हैं। समझ में आ रही है बात? और पानी के अणुओं के कारण वो कैसी हो जाती है? मृदु हो जाती है। वैसे दिखाई देती है वो ठोस क्रिस्टल, लेकिन पानी के अणु उपस्थित होने के कारण वो ईजी वे में आपकी त्वचा के ऊपर घिस जाती है। ठीक है ना? तो ये क्रिस्टलन जल के उदाहरणों को आप ध्यानपूर्वक नोट करो बेटा, और ध्यानपूर्वक नोट करने के बाद अब हम बात करते हैं आगे अम्ल और क्षार के बारे में। नेक्स्ट पोर्शन में बात करते हैं। तो देखो, अम्ल और क्षार के बारे में इसी पाठ के अंदर आप और ज़्यादा चर्चा करने वाले हो, और ज़्यादा चर्चा करने वाले किस तरह से हो। अम्ल और क्षार को कई वैज्ञानिकों ने, सामान्य रूप से तो आपको मैंने अभी लिखा दिया था कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं, ठीक है ना, लेकिन अम्ल और क्षार के बारे में कई वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी संकल्पनाएं प्रस्तुत दी हैं और अपने हिसाब से उन्होंने अम्ल क्षार को परिभाषित किया है। ठीक है ना? तो अम्ल क्षार को परिभाषित करने के लिए जो काम में आने वाले, जो आपके काम में आने वाले साइंटिस्ट हैं, यानी कि आप जिन साइंटिस्टों के बारे में पढ़ने वाले हो वो कौन कौन से हैं? एक तो है आरेनियस। आरेनियस नाम का वैज्ञानिक है, इसने अम्ल क्षार की संकल्पना प्रस्तुत की है। एक है ब्रांस्टेड लॉरी। ब्रांस्टेड और लॉरी ये दो वैज्ञानिक है, इन्होंने ने भी क्या दी है? अम्ल क्षार की संकल्पना दी है। समझ में आ गई बात? और एक वैज्ञानिक और है लुईस, इसने भी अम्ल क्षार को अपने हिसाब से परिभाषित किया है। तो ये तीन वैज्ञानिक हैं और तीनों वैज्ञानिकों ने अम्ल और क्षारों को परिभाषित किया है। क्यों परिभाषित किया तीन वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा से? क्योंकि प्रकृति के अंदर इतने सारे पदार्थ पाए जाते हैं, उन सभी पदार्थों में कौन अम्ल है, कौन क्षार है, कौन लवण है, इन सब को विभाजित करना एक बड़ा ही कठिन काम है। और कोई भी एक प्रॉपर आधार मानकर आप पूरी प्रकृति के पदार्थों को विभाजित नहीं कर सकते। इसलिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग आधार रखे हैं और उन अलग अलग आधारों के अनुसार ही इन वैज्ञानिकों ने इन सभी पदार्थों को वर्गीकृत किया है। समझ में आ रही है ना बात? तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? अम्ल क्षार की ये वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई संकल्पनाएं, इनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? तो आरेनियस, ब्रांस्टेड, लॉरी और लुईस की जो दी गई संकल्पनाएं, उनके बारे में आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तब तक आप अपने नोट्स बनाइए और बेटा प्रत्येक वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को देखकर मुझे कमेंट्स करो। किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, आपके पास फ़ोन नंबर है ही, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, अन्यथा आप अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में जब क्वेश्चन आप नोट करके मेरे को भेज देंगे, मैं कमेंट्स चेक करता हूँ और आपको उस क्वेश्चन का जवाब हैंड टू हैंड उसी बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
प्रत्येक वीडियो को ध्यान से पढ़कर उसके नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे। सभी बच्चों के नोट्स बने होने चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि स्कूल पता नहीं कब तक खुलें, तो आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है। आप बोर्ड क्लास के बच्चे हो, एक साथ स्कूल अगर 4 महीने बाद खुले तो आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको अपना खुद का सिलेबस कंप्लीट करना है। इसलिए प्रत्येक वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। क्यों? क्योंकि GIS स्कूल के द्वारा चलाई गई सबसे पहली मुहिम है बेटा ये, और इस स्कूल के विद्यार्थियों को अलग से अतिरिक्त लाभ होना ही चाहिए। इस स्कूल के विद्यार्थियों को लाभ होना ही चाहिए, और लाभ तभी होगा जब आप इस विद्यालय के चेयरमैन MD श्रीमान मनोज चौधरी के इस सपने को साकार करेंगे कि उसने ये देखा है, उस व्यक्ति ने ये सोचा है कि अगर मैं ऑनलाइन क्लास चलाऊंगा तो मेरे बच्चे पढ़ेंगे। तो आप लोग उनकी उम्मीदों पर खरे उतरिए और प्रत्येक वीडियो को ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।